So, hello everyone. My name is Ananya Chaudhary. I have cleared the UGC NET exam in June 2024. Um, और आज का जो क्लास है ये दिस इज़ बेसिकली ब्रॉट टू यू बाय साई यूनी इंडिया. सो आज का जो टॉपिक है हमारे क्लास का we will do unit 8 which I hope you know is social psychology. तो हम यूनिट 8 कर रहे हैं आज. स्टार्ट जो कि हमारा सोशल साइकोलॉजी है. तो सोशल साइकोलॉजी में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? वी बेसिकली स्टडी कि कैसे दूसरों का जो प्रेजेंस है, दूसरों का होना, बस वो कैसे हमारे थॉट्स को, बिहेवियर्स को, हमारी सोच को, फिर हम जो एक्शन लेते हैं उसको, और कैसे हमारी भावनाओं को वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है दूसरों का होना. ये चीज़ हम पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी में. तो आज हम सोशल साइकोलॉजी के अंडर बहुत कुछ आता है, आपको पता होगा. तो उसमें आज हम सोशल इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे. तो सोशल इन्फ्लुएंस के अंडर जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कंप्लायंस, कंफॉर्मिटी, तो ये सब. तो हमारा आज का टॉपिक है सोशल इन्फ्लुएंस. तो हम सोशल साइकोलॉजी में आज पढ़ेंगे सोशल इन्फ्लुएंस. तो अगर सोशल इन्फ्लुएंस देखें तो उसमें हमारे वैसे बहुत कुछ आता है, पर जो इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें हम अगर देखें, फिनोमिना बोलें, तो वो अगर हम पढ़ें तो 3 हमारे हो जाएंगे. एक हमारा होता है कंफॉर्मिटी. सेकेंड हमारा हो जाएगा कंप्लायंस. और फाइनली हमारा है ओबीडियंस. तो हमारे ये बेसिकली 3 टाइप के सोशल इन्फ्लुएंस और भी हैं, बट ये 3 हमारे इम्पोर्टेंट टाइप के सोशल इन्फ्लुएंस हैं. तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं. सम वेरी इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डन इन ईच ऑफ दीज, फॉर ईच ऑफ दीज types of social influence. So we'll first understand what these are, and then we'll go to the experiments to understand them better. We will talk about conformity. तो conformity क्या होता है? जब हम चेंज करते हैं अपने बिलीफ को, अपने बिहेवियर को, टू मैच देम विथ समबडी एल्सेस. अब वो ग्रुप प्रेशर हो सकता है जो कि परसीव्ड हो, कि आपको लग रहा हो कि कोई ग्रुप प्रेशर हो, या फिर एक्चुअली कोई हो पीयर प्रेशर. लेकिन basically what you do is you change your behavior to match behavior or belief to match it with somebody else's. There is usually an actual pressure or a perceived group pressure that is present. So that is when conformity occurs. Now there are basically 2 types of conformity. The first one is informational conformity, and the second one would be normative conformity. So we have these 2 types of conformity. Now informative, as the name probably sounds, so it happens when you believe that सामने वाले को, आप जिसके अकॉर्डिंग अपना बिलीफ चेंज कर रहे हैं, अपने बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, तो आपका मानना है कि उसको आपसे ज़्यादा पता है, आपसे ज़्यादा सही पता है. When you feel like some person according to whom you are changing your beliefs or behaviors, when you think that
that they know more than you, better than you, that is when informational conformity occurs. So this is what we do when we think that others know better than us. Now the second type, that is the normative conformity, जो कि it occurs when you want to fit in. जब कोई ग्रुप है, आप उसमें फिट इन करना चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं, आपके दोस्त हैं या फिर कोलीग्स हैं, जो भी हो, तो आप जब फिट इन करना चाहें वहाँ पे कि सब जो करें हम भी वो करेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट टू स्टैंड आउट, हम अलग से नहीं दिखना चाहते हैं, हम जो सब कर रहे हैं वही करना चाहते हैं ताकि हमें कोई अलग से पॉइंट आउट ना करे. तो दैट इज व्हेन नॉर्मेटिव कन्फॉर्मिटी अकर्स. तो ये तब होता है जब वी want to fit in. Now अब इसको बेटर समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करेंगे, और फिर हम लास्ट में सोचेंगे कि ये कौन सा एक्सपेरिमेंट किस टाइप का कन्फॉर्मिटी बता रहा है. तो ठीक है, तो जो हम सबसे पहला एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा मुजफ्फर शरीफ का. सॉरी, तो हमारा सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है शरीफ का. तो मुजफ्फर शरीफ का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हम to understand it better we'll study how he studied it. So but in a simpler manner. So basically he used the autokinetic effect, which is basically a kind of optical illusion that we will study in the 5th unit. So we'll understand that better over there. वहाँ हम और अच्छे समझ पाएंगे. लेकिन उसमें क्या होता है ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट में, तो हम यहाँ लिख देते हैं ऑटो काइनेटिक इफेक्ट. तो ये हमारे शेरिफ का एक्सपेरिमेंट था. उसमें ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट में बेसिकली द रूम इज डार्क, कंप्लीटली डार्क, और उसमें आप लाइट प्रोजेक्ट करते हो, एक पॉइंट ऑफ लाइट प्रोजेक्ट करते हो, एंड यू आस्क द पार्टिसिपेंट्स कि वो लाइट कितना मूव किया. लेट्स से द रूम इज कम्प्लीटली डार्क हियर, और मैं मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है और मैं कम्प्लीटली डार्क रूम में लाइट प्रोजेक्ट कर रही हूँ एक जगह. तो यहाँ से लाइट जैसे लेट्स से यहाँ पे गिर रहा है, बट इट इज़ नॉट मूविंग. जो एक्सपेरिमेंटर है, जो शेरिफ है, उन्होंने लाइट को मूव नहीं किया, लेकिन द पार्टिसिपेंट्स वर मेड टू बिलीव, उनको क्वेश्चन ऐसे किया गया कि जो लाइट है आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वो कितना मूव कर रहा है. द क्वेश्चन वाज फ्रेम्ड अकॉर्डिंगली. सो दे वर ट्रिक्ड इनटू इट एंड दे वर आस्क्ड हाउ मच डिड द लाइट मूव, जबकि इट डिड नॉट. Why this happens? It is a phenomenon. So we will study, as I said, in the 5th unit. So the participants were then asked to tell how much they think, how much the light moved. So in the first phase, they were asked individually. So everybody was asked individually कि how much did the light move. So they made everybody, सबने अलग अलग बताया कि कितना सेंटीमीटर. So more or less 20 to 80 सेंटीमीटर
बोला, जब इंडिविजुअली पूछा गया, जैसे एक इंसान ने बोला 20, एक ने बोला ऐसे 30 और फिर एक ने 80 बोल दिया, तो इंडिविजुअली जब पूछा गया रूम में तो दिस वाज आंसर। नाउ जब हम फेज 2 की बात करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, उसने ग्रुप ऑफ 3 पीपल टुगेदर, यहाँ बोलेंगे ग्रुप ऑफ 3। तब जब हमने 3 लोगों को साथ में बुलाया और उनसे पूछा, तो तब उनका जो एस्टिमेट था वो मोर और लेस सेम था। जैसे फॉर इंस्टेंस लेट्स से पहले वाले ने, एग्जांपल हम ले रहे हैं, लेट्स से पहले वाले ने बोला 45 सेंटीमीटर, तो दूसरे वाले ने भी मोर और लेस आसपास ही बोला, जैसे कि 50 बोल दिया। फिर उसके बाद वाले ने भी आसपास ही बोला, जैसे 52। तो उनका जो कॉमन जो एस्टिमेट था इट वाज क्लोज टू ईच अदर, काफ़ी कॉमन था, उनका आसपास था। फिर हमने फेज 3 में अब अभी हम एक ही ग्रुप की बात करें, लेट्स से हमने इंडिविजुअल ए को जब बुलाया इंडिविजुअली, दे सेड 35। फिर इंडिविजुअल ए को जब हमने सेकेंड फेज में ग्रुप ऑफ 3 में साथ में बुलाया, तो लेट्स से उन्होंने बोल दिया 52। नाउ अकॉर्डिंग टू देम 52। तो अब हम फिर से लेट्स से उसी इंडिविजुअल को लेट्स से इंडिविजुअल ए को फिर से बुलाते हैं। पहले उनका एस्टिमेट था 30, लेट्स से 30 35 30 लेट्स से, फिर उन्होंने बोला 52, बट अब उनसे जब फिर से पूछा गया तो फिर से उन्होंने कहा 52। पहले उनका 30 था, अब उनका 52 हो गया है। So why did this occur? I hope the experiment is clear to you. So this happens because they were not sure. So one important point here is कि यहाँ जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, जो स्टिमुलस था पूरा लाइट प्रोजेक्ट करने का और यू नो टू टेल कि हाउ मच द लाइट एक्चुअली मूव्ड, दैट वाज अ वेरी एम्बिगस एक्सपेरिमेंट, सो देयर वाज नो क्लियर आंसर टू इट। सो ऐसे केसेस में वी लुक फॉर वी सी व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, बिकॉज हमें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, तो वी लुक टू अदर पीपल एंड उसके अकॉर्डिंग वी आंसर। तो जैसे यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल ए, ही वॉज नॉट श्योर, उसने पहले रैंडमली 30 बोल दिया, बट फिर जब बाकी लोगों का उसने एस्टिमेट देखा कि किसी ने 40 50 बोला है, तो उन्होंने अपना चेंज कर दिया और नाउ फाइनली उनको लगा होगा कि वो पहले के 2 सही बोल रहे होंगे, और फिर फाइनली उनका जो फाइनल एस्टिमेट है वो 30 से 52 हो गया। तो हियर सिंस एन एम्बिगस स्टिमुलस, जिसका एम्बिगस एज इन कुछ फिक्स नहीं है, एक फिक्स आंसर नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो कैसे भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। तो ऐसे में हमारा कौन सा कन्फॉर्मिटी होगा, ऐसे में वी नीड टू रिमेंबर वी हैव informational conformity. This is an important point here because यहाँ पे एक जो हमारा स्टिमुलस है वो एम्बिगस है, कुछ फिक्स नहीं है, तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट होगा। नाउ अब हम कन्फॉर्मिटी का ही एक और एक्सपेरिमेंट देखेंगे। आई एम श्योर अगर आपने साइकोलॉजी पहले पढ़ा है तो आपने मे भी सुना होगा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, मे भी आपने शेरिफ का उतना ना सुना हो, बट सेकेंड वाला आई होप आपने सुना हो, अगर नहीं भी सुना हो तो मीन सेंड। तो जो हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट है वो हमारा है सोलोमन एश का। तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, तो वो एक्सपेरिमेंट है लाइन जजमेंट टास्क। ये हमारे सोलोमन एश का और एक्सपेरिमेंट का जो नाम है वो ये है, लाइन जजमेंट टास्क। तो
इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम इसको दो फेजेस में समझेंगे, लेकिन इनिशियली आश ने क्या किया था, तो उन्होंने ही सेड दैट जो प्रीवियस स्टडी है, जो शेरिफ की स्टडी है, उसमें एज वी ऑलरेडी डिस्कस, तो स्टिमुलस एम्बिगस था, कोई फिक्स आंसर नहीं था। लेकिन इस टाइम क्या किया ऐश ने, उन्होंने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट चुना जिसका आंसर, एक ऐसा क्वेश्चन बोले, रिडल बोले, जिसका आंसर फिक्स है, आपको पता है फॉर श्योर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टारगेट लाइन लिया, इसको हम फॉर इंस्टेंस टी बोल देते हैं, टारगेट लाइन, और फिर उन्होंने उनको कुछ ग्रुप ऑफ लाइन दिखाई, ये हमारा टारगेट लाइन है। फिर उनको, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको कुछ ग्रुप ऑफ लाइन्स दिखाए। एक लेट्स से दिस इज द फर्स्ट लाइन, सेकेंड वन इज दिस वन, और जो थर्ड है वो हमारा ये लाइन हो गया। मोर में समझ जाते हैं। अभी यहाँ पे हमें आर्टिस्ट्री अभी नहीं दिखानी है। सो हमारे ये तीन लाइन हो गए, ये हमारा टारगेट लाइन है और ये हमारे तीन लाइन हो गए, ए बी सी। तो पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि जो टारगेट लाइन है वो कौन से, इनमें से कौन से लाइन से मैच कर रहा है, कौन सा लेंथ सेम है। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला, दिस इज वेरी लॉन्ग, दिस इज वेरी शॉर्ट, तो ये वाला जो है हमारा, यहाँ से अगर हम देखें इसका हाइट मोर और लेस मैच कर रहा है। सो बेसिकली एक्सपेरिमेंट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये इसको बोलते हैं लाइन जजमेंट टास्क। सो वी हैव अ फिक्स आंसर, तो ऐसे और दिखाए गए उनको कार्ड्स, तो वी हैव अ फिक्स आंसर की टारगेट लाइन का एक्चुअल लेंथ इससे मैच कर रहा है, सो वी हैव अ फिक्स आंसर। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। नाउ अगर हम फिर से फेज वाइज देखें, तो फर्स्ट फेज में जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको इंडिविजुअली, अगेन इंडिविजुअली पूछा गया। फेज वन में इंडिविजुअली दे वर आस्क्ड कि कौन सा लाइन मैच कर रहा है, एंड ऑल ऑफ देम, 100% ऑफ देम आंसर्ड करेक्टली। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में 100% सब लोगों ने करेक्टली आंसर किया था। अब हम फेज 2 की बात करें, तो इसमें, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसमें एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया, उन्होंने कुछ एक्टर्स को, एक्टर्स या हम बोलेंगे कॉन्फेडरेट्स को बुलाया, एक्टर्स बेसिकली, और उनको पहले से बता दिया गया था कि आप जो ये क्वेश्चन है, ये रिडल है, इसका आप गलत जवाब देंगे। तो लेट्स से अगर सी सही आंसर है तो आप कुछ भी बोलेंगे, बी, ए। तो जैसे यूजुअली उन्होंने लेट्स से बी बोल दिया, कि सबको बोला गया कि आप बी बोलेंगे। तो ये जो कुछ कॉन्फिडेंट्स थे उनको पहले बिठाया गया, उनसे पहले पूछा गया एक्चुअली, तो उन्होंने सबने दे गिव द रॉन्ग आंसर, किसने, कॉन्फिडेंस ने। फिर हमारे पार्टिसिपेंट्स को जब पूछा गया, सॉरी, पार्टिसिपेंट्स को जब पूछा गया तो उन्होंने क्या किया, दे ऑल्सो गिव द रॉन्ग आंसर। बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, कितने लोगों ने रॉन्ग दिया। तो ये पाया गया कि 75% लोगों ने एटलीस्ट एक बार रॉन्ग आंसर दिया। तो दे न्यू द राइट आंसर, जो कि क्योंकि सबने पहले राइट आंसर दिया था, लेकिन अब क्योंकि कुछ एक्टर्स को हायर किया गया, वो लोग गलत आंसर देने लगे, तो अब उनको डाउट हुआ, तो उन्होंने अब 75% ने एटलीस्ट एक बार गलत आंसर दिया, और 25 ने, ऑब्वियसली 25 ने कंफर्म नहीं किया, उन्होंने सही आंसर दिया।
तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें जैसे हमारे पास राइट आंसर था हमारा, इस केस में राइट आंसर ये था, तो सबको पता था, सबने सही जवाब दिया, फिर भी बिकॉज देयर वर एक्टर पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट नो दैट दे वर एक्टर्स, उनको लगा ये जेन्युइन और पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनको लगा कि सब लोग ये जवाब दे रहे हैं तो मैं भी वही दे देता हूँ, आई डोंट वांट टू स्टैंड आउट। जैसा कि हमने पढ़ा नॉर्मेटिव कन्फॉर्मिटी में कि हम फिट इन होने के लिए कि सब जो करेंगे हम भी वो करेंगे, हम वी डोंट वांट टू स्टैंड आउट, तो इसीलिए सबने जो आंसर दिया, जो गलत आंसर दिया 75% ने एटलीस्ट एक बार वही गलत आंसर दिया। तो यहाँ पे हम क्या फिनोमेना देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं नॉर्मेटिव कन्फॉर्मिटी। तो हमने क्या देखा, पहले हमारा जो मुजफ्फर शरीफ एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने देखा कि इंफॉर्मेशनल कन्फॉर्मिटी है, और हमारा जो सोलोमन एश का एक्सपेरिमेंट है उसमें हम देखते हैं कि नॉर्मेटिव कन्फॉर्मिटी है। व्हाई? बिकॉज वी ऑलरेडी नो द आंसर, बट डिस्पाइट दैट टू फिट इन we don't think that others know better or anything, to fit in we are giving a certain answer, be it wrong or right, so that is normative conformity here. So now we'll talk about the second type of social influence, that would be compliance. Now when we talk about compliance, it occurs basically when जब कोई हमसे कुछ रिक्वेस्ट करता है, कुछ आके बोलता है और उस पर वी गिव इन, उस पर हम मान जाते हैं। कोई हमें बोलता है कि प्लीज़ ये कर दो, कोई हमें रिक्वेस्ट करता है और उस पर वो हम मान जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर करते हैं, देन दैट इज़ नोन एज compliance. So we necessarily not there is not an attitude change or anything. We might not believe them or something, but we usually do it for, let's say, rewards or to avoid some negative consequences. So somebody asks for a favor and we give them that favor, let's say, basically. So yeah, so compliance would be yes, so in compliance it is basically in response to we write this in bold, in response to sorry, not bold, in block letters, in response to a request. While on the other hand अगर हम conformity की बात करें तो उसमें कोई हमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो हमारा पर्सनल प्रेफरेंस है, हम अपने से कुछ कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम फिट इन करना है या सामने वाले को हमसे बेटर पता है तो हम कुछ कर रहे हैं, एक एक्शन ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंप्लायंस में कोई हमें रिक्वेस्ट करता है एंड देन वी गिव इन टू इट। सो ये हमारा डिफरेंस हुआ मेनली, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्या है, और क्वेश्चंस हम लास्ट में देखेंगे एक्चुअली। तो ये हमारा कंप्लायंस हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंप्लायंस। ओके, सो वेरी फर्स्ट हियर वुड बी a very common one indeed, foot in the door। तो foot in the door जो टेक्निक है उसमें क्या होता है, बेसिकली we start with a very small request and then we move on to a larger one। जब हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कोई चीज़ हम मांग रहे हैं और सामने वाला वो मान जा रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन दे अग्री टू दैट रिक्वेस्ट, व्हेन दे डू एज यू सेइंग, व्हेन एज यू आर आस्किंग देम टू डू, तो जैसे वो मान जा रहे हैं उसके बाद हम अपने दूसरे बड़े रिक्वेस्ट पे जाते हैं। या सो अगर हम एक एग्जांपल देखें
तो लेट्स से हम पहले अपने पेरेंट को बोलते हैं, लेट्स से वी नॉट अर्निंग, ठीक है, या फिर जब कभी हुआ करता था, अभी मे बी आप जॉब कर रहे हो, पहले नहीं करते थे तो पेरेंट्स ही मांगते थे। तो लेट्स से तब हम उनको बोल रहे हैं कि प्लीज़ मम्मी अपना 100-200 दे दो, मुझे कुछ बुक्स लाने हैं या कुछ कॉलेज का कुछ सामान लाना है, तो वो दे देते हैं, दे अग्री। एंड अब आपको लगता है कि अरे बिना क्वेश्चन पूछे दे आर गिविंग इट राइट अवे, तो अब आप बोलते हो मम्मी अब जा ही रहा हूँ तो थोड़ा घूम के आ जाऊँगा, जा ही रही हूँ तो थोड़ा दोस्त से मिल के आ जाऊँगी। तो नाउ आप मांगते हो कि फिर आप दे ही रहे हो तो 500 दे दो, या फिर 300-400 और दे दो। तो अब क्योंकि एक बार, यूजुअली नॉट ऑलवेज, पेरेंट्स भी स्मार्ट है ऑफ कोर्स, इंडियन पेरेंट्स, बट क्योंकि इनिशियली वो मान चुके हैं आपकी रिक्वेस्ट को, तो देयर आर चांसेस कि आपकी दूसरी रिक्वेस्ट को, कि और जो आप पैसे मांग रहे हो वो भी मान लेंगे वो लोग। तो पहले आपका एक छोटा रिक्वेस्ट उन्होंने माना, फिर उसके बाद आपने एक जो बड़ा रिक्वेस्ट रखा वो भी उन्होंने मान लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फुट इन द डोर, ठीक है। तो अब हम दूसरे पे जाते हैं, जो कि है डोर इन द फेस, ठीक है। तो डोर इन द फेस में हम लोग क्या करते हैं, उसमें इट्स समवट द ऑपोजिट। इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले एक बहुत ही अनरीजनेबल सा कुछ मांग लेते हैं, बहुत बड़ा, कि मम्मी मुझे 6,000 रुपये दे दो, मुझे ट्रिप पे जाना है दोस्तों के साथ, गोवा में तो होगा नहीं 6,000 में, बट कहीं भी 6,000 या 10,000 मांग रहे हो कि दे दो मैं ट्रिप पे जाऊँगा, तो साफ मना ऑब्वियसली। फिर आप बोलते हो चलो ठीक है, कम से कम नाइट आउट के लिए परमिशन दे दो, बिकॉज इवन दैट इज़ अ बिग डील हियर इन इंडिया। तो देन व्हेन योर रिक्वेस्ट फॉर आस्किंग मनी फॉर अ ट्रिप और इवन परमिशन टू गो फॉर अ ट्रिप हैज़ बिन, they are not okay with it, they don't allow you, then you ask them कि at least let me go for a sleepover for 1 or 2 days, and then they like ठीक है, अब इतना बड़ा चीज़ चलो मना कर दिया है, चलो कुछ तो कर ही सकते हैं, तो देयर आर चांसेस कि अब वो मान जाए। सो यू कैन यूज दिस टेक्निक, इट कुड वर्क। सो दिस इज डोर इन द फेस की वी स्टार्ट विद अ वेरी लार्ज unreasonable request, and then we move on to a smaller one which is more feasible, more realistic basically. तो ये हमारा डोर इन द फेस हो गया। नाउ अब हम करते हैं, इसमें हम सिर्फ जो बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो फिर हमारा आता है लोअर टेक्निक। लोअर में अब हम क्या करते हैं, बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम किसी स्टोर में जा रहे हैं, नायका के किसी भी चीज़ के स्टोर में जा रहे हैं, पूमा के, तो हम वहाँ पे जाके या फिर ऑनलाइन ही हम मिंत्रा पे देख लेते हैं, तो वहाँ पे जब हम ऑर्डर करते हैं तो तब इनिशियली वी सी सर्टन प्राइस, मे बी इट्स 1,500 वॉट एवर, बट फिर जब इन दी एंड जब हम चेकआउट करने वाले होते हैं तो GST, ये चार्ज वो चार्ज, ब्लिंकिट वगैरह पे, जेप्टो वगैरह पे आप देखेंगे, ब्लिंकिट पे मैंने जो देखा है कि ये चार्ज, कैरिंग चार्ज, हैंडलिंग चार्ज, फलाना ढिमकाना सब मिला के आपका जो प्राइस है उससे काफ़ी डबल तो नहीं बट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बट क्योंकि अब आप चेकआउट करने वाले हैं, आपने अपना मन बना लिया है, सो देयर इज़ अ सेंस ऑफ कमिटमेंट यू कैन से, और इसलिए आप अब मना नहीं, अब बैक नहीं कर रहे हो, आपके अब मन बना लिया है, तो यू प्लेस द ऑर्डर। तो इनिशियली बहुत ही एक टेम्पटिंग सा आपको लग रहा था कि हाँ ये तो कम प्राइस है, और फिर उसके बाद जब प्राइस बढ़ गया, जब आप चेकआउट करने वाले हो बेसिकली, तो तब आपको एक बहुत ही अनफेवरेबल सा ऑफर मिलता है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो अब आप उस पर मान गए थे तो आप इस पर भी गिव इन कर देते हो, तो दैट वुड बी लोअर टेक्निक। तो एज आई सेड, बेस्ट एग्जांपल मिंत्रा या कोई भी शॉपिंग ऐप, इनिशियली कुछ प्राइस दिखाएंगे, फिर वो बढ़ा के ये टैक्स, वो टैक्स, ये GST, वो सब मिला के प्राइस बढ़ जाता है। सो दैट इज लोअर। नाउ टॉक अबाउट हाई वन।
हाई वॉल टेक्निक क्या होगी? बेस्ट एग्जांपल अगर हम दें तो कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं हम, जैसे लखनऊ में अमीनाबाद हो गया या फिर दिल्ली में सरोजनी हो गया, तो ऐसी जगहों पे जब हम जाते हैं तो जो शॉपकीपर है वो मान के ही चलता है कि आप बार्गेन करोगे, देयर इज़ द स्कोप ऑफ बार्गेनिंग एंड दे आर अवेयर ऑफ इट कि कस्टमर करेगा, तो वो जान के एक बहुत हाई प्राइस लगाएंगे। और फिर जब आप बार्गेनिंग करते हो और नेगोशिएट करते हो, आप कुछ बोलते हो वो कुछ बोलते हैं प्राइस, तो फिर कम होता है, जो कि स्टिल काफ़ी टाइम वो स्टिल हाई होता है। बट फिर वो क्योंकि उनको पता है कि आप करोगे ही बार्गेन, तो जान के बहुत ज़्यादा हाई प्राइस लगाएंगे, फिर वो बार्गेन करके कम होता है। तो दैट वुड बी आर हाई वॉल टेक्निक। अब आप सोच रहे होंगे कि डोर इन द फेस और हाई वॉल में क्या फ़र्क है? तो बेसिकली उसमें हो सेम चीज़ रही है, बट डोर इन द फेस में आप एक बहुत अनरीजनेबल सा बहुत बड़ा कुछ मांगते हो, कोई भी एक रिक्वेस्ट रखते हो, और फिर जब वो मना हो जाता है, मतलब उसमें कुछ नेगोशिएशन का चांस नहीं है, वो एकदम मना हो जाता है, आपको पता है वो मना होगा, फिर आप फिर छोटी चीज़ मांगते हो जो बहुत रीजनेबल है। नाउ इसमें हाई वॉल में आपको पता है कि नेगोशिएशन का उसमें रहता है स्कोप, सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म हियर। सो हाई वॉल में यू नो कि इंसान नेगोशिएट करेगा ही, तो आप एक बहुत हाई प्राइस लेट से रखते हो, फिर वो बार्गेनिंग करके नेगोशिएट करके कम होता है। तो दिस इज आवर हाई वॉल। नाउ फाइनली we'll talk about just a second. हाँ, तो लास्ट अगर हम बोले हाँ, लास्ट हमारा हो जाएगा दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये हमारा हो गया दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे किसी भी शॉपिंग ऐप पे आजकल आप देखोगे, ब्लिंकिट वगैरह पे भी, नायका वगैरह पे, शॉप्स में भी इनफैक्ट जब आप जाते हो मॉल्स वगैरह पे, तो दे कोट अ वेरी हाई प्राइस फॉर समथिंग, बहुत कुछ महंगी चीज़ आप कुछ बहुत हाई प्राइस बताएंगे, आपका लिखा रहेगा बहुत हाई, फिर आप स्केप्टिकल रहोगे कि ले कि ना लें। तो जैसे वहाँ पे कोई सेल्स पर्सन हुआ तो वो बोलता है कि जैसे आप इसके साथ ये लोगे तो आपको ये फ्री मिलेगा, या फिर आप ऑनलाइन भी करोगे तो उसमें नीचे लिखा रहता है कि अगर आप ये इसके साथ ये चीज़ लेते हो तो कुछ फ्री मिलेगा, कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिकली इसमें मेन लॉजिक क्या रहता है कि आप बहुत हाई प्राइस देखते हो, आप कुछ बहुत अनरीजनेबल एक चीज़ देखते हो, और फिर आपको होता है कि इससे पहले कि आप अपना मन बनाओ, इससे पहले कि बिफोर यू मेक अप योर माइंड एंड रिफ्यूज, बिफोर यू डू दैट, एंड वेरी अट्रैक्टिव ऑफर इज प्लेस बिफोर यू, लेट्स से freebies or something, and then you are tempted by that, and then you buy something, but that thing, this is something that salesperson they usually use, and we can see this in e-com apps as well these days. So बहुत ही हाई प्राइस होगा, लेकिन आपके मना करने से पहले ही an attractive offer is placed, you come across an attractive offer, and then you cannot refuse it, and then you go ahead and buy it. So that's not all technique. Yeah. So now we will talk about the third important type of social influence, that is obedience. Now obedience में what is different from the previous two types of social influence, जिसमें या तो हम फिट इन करने के लिए कुछ कर रहे हैं, या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी फॉलो सम इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अथॉरिटी. सो वी basically follow
an authority figure. So it is somebody higher than our level. Let's say for school children it could be principals. If you're working, it could be your boss. So anybody of higher authority, when they give you orders and you follow them, that is obedience. So now there are two very important experiments in obedience. One of them that we'll talk about right now is entirely based on obedience. So the first one we talk about is Milgram's experiment. So what happened in Milgram's experiment? We first discuss the setup of his experiment. So here so let's say, so there were three people involved basically in each. So let's say there is a participant. Okay, let's say we'll just draw boxes. Let's say here. This experiment was conducted in the Yale University. I'm sorry. So here, let's say there is a room. The setting I'm telling you about. So here, our participant is sitting. So our participant or subject, whatever you want to call it, is sitting here. Here, यहाँ पे हमारे जो एक्सपेरिमेंटर हैं, एक्सपेरिमेंटर को हम इजीली नोट कर रहे हैं. ये हमारे एक्सपेरिमेंटर बैठे हैं. ये हमारा एक रूम हो गया. और जिस सामने वाले रूम में यहाँ पे हमने कुछ एक्टर्स या कॉन्फिडरेट्स दैट वी अर्लियर टॉक्ड अबाउट, हमने उनको बुलाया हुआ है. तो क्या बोले इनको, हम एक्टर्स बोल देते हैं. तो ऐसे और फिर हमारा बीच में जो पार्टीशन है, so the participant cannot see the actors and the actors cannot see the participants, but the experimenter can watch the participant and not the actors. So this is one room, this is another room, but आवाज सुन पा रहे हैं. ठीक है, this is not soundproof, but this is a different room, so they cannot see each other. Alright, so now this is our experimental room. Who will give orders? The participants were called on and they were informed that there were around 40 participants and they were told that they were supposed to do if they wanted, they could volunteer in a learning and memory task. So there was deception used. Okay, there is an important point here. Deception was used here amongst other violations of ethical principles. और भी कुछ गलतियाँ की हैं, लेकिन one of them was deception. गलत बताया गया था कि ये मेमोरी और लर्निंग का टास्क है, जबकि हम पढ़ेंगे क्या है. तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल हो गया जो ऑर्डर दे रहा था, कमांड दे रहा था. ये हमारा पार्टिसिपेंट हो गया. ठीक है, ये हमारा रूम हो गया, ये एक रूम, ये दूसरा रूम. तो ये हमारा पार्टिसिपेंट हो गया. इसको हमने बुला दिया था टीचर. ठीक है, तो टीचर का हम टी बोलेंगे इसको. ठीक है, और जो हमारा एक्टर है उसको हमने बोल दिया लर्नर. अब पार्टिसिपेंट को नहीं पता कि पहले से डिसाइडेड था कि कि ये एक्टर है. उन्हें लगा कि एक चिट जैसे ड्रॉ हुआ था, और चिट नहीं एग्जैक्टली बट ऐसे डिसाइड हुआ कि पार्टिसिपेंट को अगेन डिसीव करने के लिए कि मतलब एक फेयर सिलेक्शन हो रहा है, रादर एक फेयर डिसीजन हो रहा है कि जिसके हिस्से में जो आया तो वो टीचर बना, वो लर्नर. बट इट वाज फिक्स कि जो पार्टिसिपेंट है उसी को टीचर वाला मिले चाहिए. सो इट वाज ऑल प्री प्लान. तो पार्टिसिपेंट को नहीं पता कि एक्टर है, उनको लग रहा है कि ये एक और पार्टिसिपेंट है. तो ये हमारा टीचर हो गया, ये हमारा लर्नर हो गया, एक्टर. नाउ दिस इज द सेटअप. अब क्या होगा, द पार्टिसिपेंट इज टोल्ड कि
कुछ क्वेश्चंस हैं, देयर आर अ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच विल बी आस्क्ड टू आवर एक्टर्स और रादर द लर्नर्स एज अ पार्टिसिपेंट्स को बताया गया। और वो क्वेश्चंस का अगर वो सही जवाब देते हैं वेल एंड गुड, अगर वो नहीं देते हैं तो एक फेक मशीन बनाया गया जो कि ओरिजिनल नहीं था। एक मशीन बनाया गया जिसमें मार्किंग्स थे इलेक्ट्रिकल चार्जेस के। तो मिनिमम था 15 वोल्ट पर सेकेंड रिकॉर्ड और मैक्सिमम था 450 वोल्ट। तो ये सबसे लो वोल्टेज का है और ये ज़्यादा डेंजरस है 450, बट इट वाज अ फेक मशीन। तो ये देखो ये फेक मशीन था जो कि यहाँ पार्टिसिपेंट के पास रखा गया था और उनको अगर वो सही जवाब देता है लर्नर तो नथिंग हैपेंस, अगर वो गलत जवाब देते हैं तो एक एक करके यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 15 वोल्ट्स और एक गलत आंसर दिया तो 15 वोल्ट का हमने करंट दिया, फिर एक और गलत हुआ तो 15 से ऊपर, फिर जैसे जैसे था मार्किंग उस हिसाब से बढ़ते बढ़ते 450 तक आपको करंट देना था। ऐसा इंस्ट्रक्शन एक्सपेरिमेंट ने दिया था हमारे पार्टिसिपेंट को। नाउ तो ये एक्सपेरिमेंट था कि हाउ मच डू यू गिव इन टू अथॉरिटी, टू व्हाट एक्सटेंट। तो फिर क्योंकि ये एक्टर था हमारा तो एक्चुअली वॉइस रिकॉर्डेड थी, ठीक है। तो क्या हुआ था, तो जैसे क्वेश्चन पूछा और एक पॉइंट के बाद द एक्टर्स दे उन्होंने वो जानबूझ के गलत आंसर देने लगे, ठीक है। तो बिकॉज सब प्लान था तो गलत आंसर देने लगे, तो हमारे टीचर फिर धीरे धीरे शॉक देने लगा। तो फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो उतना शौक नहीं था, बट जब बढ़ता गया तो जो हमारे एक्टर हैं, जो हमारे लर्नर हैं, वो दे कुड हियर हिम स्क्रीम। दिख नहीं रहा था लेकिन दे कुड हियर, तो वो सुन पा रहे थे कि वो चिल्ला रहे हैं। तो वो थोड़ा झिझक रहे थे कि हम आगे और शॉक दे कि नहीं, शुड बी कंटिन्यू यू नो गिविंग देम शॉक्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स। बट एक्सपेरिमेंटर kept giving prods. He kept pushing, rather he kept saying that you should continue, it's very important that you continue. So he kept saying things like this. So he asked he did not let the participants stop. Basically he made sure that they are continuing giving the shocks. So he was not forcing them, but his prods were such that the participants did not stop. So how many did not stop? So if you talk about, so there was 65% of participants जिन्होंने हाईएस्ट लेवल 450 वोल्ट, 450 द मोस्ट डेंजरस, जब लर्नर हमारा बहुत चिल्ला रहा था उसके बावजूद, और उसके एक पॉइंट के बाद वो शांत हो गया क्योंकि सब स्क्रिप्टेड था, बट वो शांत हो गया, बट फिर भी इन्होंने माना अथॉरिटी को और देते गए शॉक 450 वोल्ट तक। 65% ने ऐसा किया, बाकी लोग फिर भी उससे पहले रुक गए। तो ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे जब कोई अथॉरिटी फिगर हमें बोलता है कुछ करने को तो हम किस लेवल तक जा सकते हैं। तो इसमें इस एक्सपेरिमेंट में काफ़ी उन्होंने गलतियाँ की हैं, मिस्टेक्स किए हैं, एथिकल इश्यूज थे, जैसे कि एक तो डिसेप्शन हो गया कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया कि लर्निंग मेमोरी टास्क ये नहीं था, क्लियरली बहुत ही ब्रूटल टास्क था। और ना ब्रूटल क्यों था, क्योंकि मेंटली कितना टॉर्चर हुआ होगा वो इंसान, वो पार्टिसिपेंट जिसको पता है कि आप नेचुरली यूजुअली किसी को पेन नहीं देना चाहते अनलेस मे बी यू विथ योर पर्सनैलिटी मे बी एंटी सोशल व्हाटएवर, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। सो आप नहीं देना चाहते किसी को पेन, बट यहाँ पे उन्होंने दिया तो कितना मेंटली कितना स्ट्रेस में होंगे वो, तो आपने मेंटली इतना टॉर्चर किया एक इंसान को, तो दिस इज़ कम्प्लीटली अनथिंग। लेकिन इट ऑल्सो हेल्प अस लर्न अ फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट हाउ फार पीपल कैन गो to follow authority basically. Now if we talk about some important points which led to people following the authority, some important points here would be so we make some space here. So some important points would be for why the participants actually kept going and did not stop. First would be the lab coat,
of the experimenter. He was wearing an experimental lab coat, basically a grey lab coat. So that is one point. So gives you an authoritative look. Second, the experiment was conducted in a reputed university, Yale University. So that is one reason. Another reason, then the participant did not get a lot of time to process. So we can write our participant didn't have enough time to process what he was doing, because the experimenter was completely prodding him to continue the experiment. Right. Another very important point would be that the teacher or the participant, we call them the teacher, that the teacher could not see the learner. So since he could not see and just hear the voices, that is why उतना effect नहीं हुआ. When you see somebody getting tortured by you, it tends to you tend not to be this cruel, basically. Okay, so this is what the experimenter concluded, that this could be rather Milgram, he concluded that these could be the reasons, important reasons. There were others, but important reasons why the participants did not choose to stop. So about Philip Zimbardo's Stanford prison experiment, which I am hoping again that you have heard of it, because it's very popular and very much criticized. So Zimbardo's Stanford, because it was conducted in the Stanford University itself. Stanford prison experiment. So this is our final experiment. We'll discuss about it. So what happened here was Philip Zimbardo, he basically chose some rather advertised for participants on a newspaper, and he said that the students, they were students of Stanford itself, so they would be given a compensation of $15. That is what they were promised, कि $15 उनको दिया जाएगा compensation अगर वो उनके एक्सपेरिमेंट का पार्ट होते हैं. और उसमें कुछ बताया नहीं जाता है एग्जैक्टली उनको, कि फिर से हम डिसेप्शन ही बोलेंगे क्योंकि कुछ बताया नहीं गया उनको कि क्या है नहीं है एक्सपेरिमेंट का. तो फिर उनको जिनको तो उसमें क्या किया गया कि उसमें 24 उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हम लिखेंगे, 24 पार्टिसिपेंट सिलेक्ट किए गए थे और उनको ऐसे चिट्स ड्रॉ किए गए और ऐसे ताकि फेयरली, इसमें एक्चुअली फेयरली डिसाइड हुआ कि उसमें से फिर हमारे 12 हुए थे प्रिजनर्स और 12 हुए थे गार्ड्स. तो ये हमारे 24 पार्टिसिपेंट्स को इक्वली प्रॉपर्ली फेयरली 12 प्रिजनर्स और 12 गार्ड्स में डिवाइड किया गया. फिर जो प्रिजनर्स थे उनको पूरा घर से जाके जैसे प्रॉपर अरेस्ट करते हैं वैसे जाके अरेस्ट किया गया. तो ह्यूमिलिएशन ऑफ कोर्स, तो पूरा सिमुलेट करने के लिए कि एक्चुअल प्रिजन सिनेरियो सब कुछ, तो उनको घर से जाके अरेस्ट किया गया. और फिर इनको प्रिजनर के कपड़े दिए गए, नंबर दिया गया जैसे होता है, और गार्ड्स को जितना बैटन और जितना भी टॉर्चर का सामान एवरीथिंग, उनको उनका ड्रेस कोड सब कुछ वैसा ही था जैसा ओरिजिनली होता है. तो ऐसे they were given the clothes, the weapons and everything that they were given, that was according to as much as possible to actual prison scenario, as close as it could possibly get. And our Zimbardo here, he acted as
the prison warden, you can call, or superintendent. So he was our prison warden. So he overlooked all of the experiment, although how much useful he proved, we'll see that later. So yeah, so this was an experiment. So now the experiment was scheduled to go on for around 2 weeks. So it was supposed to go on for 2 weeks, but it actually could only go on for 6 days. So like actually it took place for 6 days only. Now why? Because as time went by, so they were not given any instructions as such. उनको कुछ ऐसा बताया नहीं गया कि आप ऐसे एक्ट करोगे, वैसे करोगे. तो फिर वो लोग धीरे धीरे, क्योंकि उनको पूरी लिबर्टी दी हुई थी गार्ड्स को भी और प्रिजनर्स को भी, तो गार्ड्स जैसे एक्चुअली बिहेव करते हैं, पूरा वायलेंस करना, ह्यूमिलिएट करना, सब करने लग गए थे. और फिर धीरे धीरे बेसिकली गार्ड्स बहुत अब्यूजिव अग्रेसिव हो गए थे, और जो प्रिजनर्स थे बहुत सबमिसिव हो गए थे, बहुत डरे सहमे रहते थे, बहुत इतना मेंटली दे वर डिस्ट्रेस कि 6 दिन में, जो हमारा 2 वीक्स चलना था, 6 दिन में हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया. तो उसमें भी एक स्टूडेंट आई थी, ग्रेजुएट स्टूडेंट, उन्होंने जाके जिम्बाब्वे को बोला, उन्होंने कंप्लेन किया, फिर जाके ख़त्म हुआ है, वरना ही प्लान फॉर टू गो ऑन. एनीवे, सो 6 दिन में ख़त्म हो गया, बिकॉज सब लोग अपने रोल में इतना इंडल्ज हो गए थे कि बंद करना पड़ गया एक्सपेरिमेंट को. सो यहाँ पे हम, द एक्सपेरिमेंट वॉज दिस मच ओनली, बट इट वॉज ऑब्वियसली फुल ऑफ ट्रॉमा. देयर इज ऑल्सो मूवी ऑन दिस, यू कैन वॉच इट by this name only. So what do we observe here? So first thing would be obedience. Now first thing is divided it. Now it would be the first thing we observe is obedience to, of course, authority. That was Zimbabwe here. Okay. Second thing we notice is conformity to social roles. So what social roles are we talking about? Simple, social role of prisoners and guards. So whatever roles they were given full liberty, and since of course everybody is aware of, to some extent, of how these function, कैसे prison का एक जो सिनेरियो है कैसे चलता है, गार्ड्स कैसे करते होंगे. अब उनको तुम डंडे वगैरह से कुछ दोगे तो ऑब्वियसली वो लोग वायलेंस करते ही हैं, और उन्होंने किया. उनको पता है कि ऐसे ही गार्ड करते हैं, उन्होंने वैसे ही किया. और प्रिजनर्स के पास कुछ ऑप्शन नहीं था सिवाय बर्दाश्त करने के. तो बहुत मेंटल उनको ट्रॉमा बर्दाश्त करना पड़ा है. तो दैट इज देयर. बट हाँ, तो सेकेंड हमारा कैसे हम कंफर्म करते हैं सोशल रोल्स जो हम पे इम्पोज किए जाते हैं उस पर. थर्डली, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन एक्चुअली, इज de-individuation. On this second. I'm sorry, I get confused with the spelling here. Okay, de-individuation. So this is a very important thing here. Yes, there was obedience and conformity to social roles, but de-individuation is basically when आप आपके आसपास लोगों का जो व्यवहार है, जो वो करते हैं, जैसे वो हैं, आप नहीं रहते, आपके आसपास के लोगों की तरह बन जाते हैं, उन्हीं में घुल मिल जाते हैं, और आपका जो अस्तित्व है वो नहीं रहता. What you really are, you don't remain that anymore because of your social influence, or basically the people around you. So you lose your identity basically. So you're not your own individual anymore. You lose your individual. So that is de-individuation. So यहाँ पे हमने देखा कि कैसे वो लोग basically graduate students थे, but
कैसे उन पे जो रूल्स इम्पोज किए गए उससे वो लोग दे टुक ऑन द रोल्स ऑफ प्रिजनर्स एंड गार्ड्स, और उन्होंने अपना अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस खो दिया, और दे बिकेम व्हाट रोल्स दे वर एक्सपेक्टेड टू प्ले। तो ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो पहले तो इसमें सिर्फ कि इतना जो मेंटली उनको टॉर्चर किया गया है, तो वो एक पॉइंट हो गया। बट एक ये भी है कि बाद में और क्रिटिसिज्म ये भी हुआ कि इट डज नॉट हैव इकोलॉजिकल वैलिडिटी, कि कितना ही तुम लोग कितना ही आप प्रेजेंट सिनेरियो को सिमुलेट करने की कोशिश करो, आप कितना कर लोगे तो वो एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा, ऐसा बताया गया, ऐसा बोला गया। तो एक वो भी था कि कितना वैलिडिटी है, कितना एक्चुअली रियल लाइफ प्रेजेंट को सिमुलेट कर पाए होंगे, तो उसमें भी क्वेश्चन है। तो इसीलिए रिजल्ट्स पे इसलिए भी क्वेश्चन मार्क है। बट स्टिल अगर हम देखें ओवरऑल, तो हमें ये समझ आता है कि जब एक अथॉरिटी फिगर होता है, जब एक कुछ सोशल रोल्स होते हैं जो हमें प्ले करने होते हैं, तो वी लूज आवरसेल्व्स, वी लूज आवर बिलीव्स, एंड वी डोंट स्टे आवरसेल्व्स मोस्ट ऑफ द टाइम। So now that we have discussed the 3 important types of social influence, we'll also discuss another type of social influence itself. So persuasion. Now you might think, how is persuasion different from, let's say, compliance, because it has some similarity. So the thing is, in compliance we saw that there is a request and you agree to that request, कि कोई आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ मांग रहा है, और फिर आप मान रहे हो कि हाँ ठीक है हम कर देते हैं, लाओ भाई तुम बोल रहे हो हम कर देते हैं। परसुएशन में क्या होता है, परसुएशन में आप डायलॉग के थ्रू कुछ बात करके, कुछ आर्ग्यूमेंट्स रख के आर्ग्यूमेंट्स रखते हो, डिस्कशन करते हो, अलग अलग इमोशनल वर्बल क्यूज़ का इस्तेमाल करते हो, और सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करते हो कुछ एक चीज़ करने के लिए, परसुएट करते हो बेसिकली, कि तो उनका एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड बिलीफ जो है उनका, वो बदल जाता है, जो कि हमारा कंप्लायंस में नहीं होता है। उसमें एक रिक्वेस्ट होता है, उसको आप मान लेते हो, बट उसमें हो सकता है आपका एटीट्यूड बदले, बट उसमें ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं होता है। इसमें आपका इंटेंशन होता है और आपका एटीट्यूड या बिलीफ एक्चुअली बदलता है। तो ये हमारा परसुएशन हो गया। पहले हम बात करेंगे तो हमारे ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं रॉबर्ट चियाल्डिनी, तो इन्होंने 6 प्रिंसिपल्स दिए थे परसुएशन के, कि किन किन तरीक़ों से परसुएशन वर्क्स, कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे होता है, एग्जिस्ट करता है। तो हम देखते हैं, एक हमारा हो जाएगा स्कैरसिटी, जिसमें कि एज द नेम सजेस्ट कि जो चीज़ बहुत कम होती है, ख़त्म होने वाली होती है, उस चीज़ को करने की, लेने की इच्छा हमारी है ज़्यादा होती है, ज़्यादा देयर आर मोर चांसेस ऑफ doing something, trying to get something that is scarce, that is not in abundance. So that is one. Then we have write it here. रेसिप्रोसिटी, where जब हमें लगता है कि किसी ने हमारी कोई बात मानी है, हमारे लिए कुछ किया है, तो तब हमें लगता है कि हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, कि उसने हमारी हेल्प की है, या वो हमारे साथ था जब हमें ज़रूरत थी, तो हमें भी उसके साथ जाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए जब उसको ज़रूरत है, तो हमें वो ऑब्लिगेशन फील होता है। तो उसको हम रेसिप्रोसिटी बोलते हैं, रेसिप्रोकेट, कि उसने किया तो मैं भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ। नाउ थर्ड हमारा है लाइकिंग। समझिए आ गया होगा आपको कि जैसे आप जिसको जितना पसंद करते होंगे, उतना ही चांस है आप उनकी बात मानेंगे, या फिर उनके लिए और अदर
कुछ करेंगे वो उतना इजीली आपको परसुएट कर पाएंगे। अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप उनको पसंद करते हैं किसी को, तो उनकी बात आप और इजीली मान जाएंगे, तो ज़्यादा एफर्ट नहीं उनको लगाना पड़ेगा। सो दैट इज दैट। देन इसको हम लाइकेबिलिटी भी बोल सकते हैं, विच इज द सेम थिंग। हाँ, तो सॉरी, लाइकेबिलिटी, ठीक है। तो हमारा एक हो जाएगा यहाँ पे कंसेंसस। कंसेंसस में क्या होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग अग्री करते हो, जो कि हम कह कि मॉडर्न में भी एक चीज़ देखते हैं, तो जो चीज़ बहुत लोग कर रहे हो, हम वो चीज़ करने को ज़्यादा हमारे चांसेस रहते हैं, जो चीज़ बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया कंसेंसस। हाँ, फिर एक हमारा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में हमने ऑलरेडी किसी को हेल्प किया है, क्या उनकी कोई बात मानी है, तो हम कहते हैं कि फिर से मान लेते हैं। जैसे कि हम डोर इन द फेस में देखते हैं कि हमने ऑलरेडी एक छोटा रिक्वेस्ट मान लिया, तो हम एक और भी मान लेते हैं, बड़ा रिक्वेस्ट भी। तो दैट वुड बी कंसिस्टेंसी, कि पहले एक बार माना है तो फिर से मान लेते हैं उनकी एक बात को, ठीक है। तो ये हो गया, और फाइनली हमारा हो जाएगा अथॉरिटी। अथॉरिटी में जैसे कि हमने देखा ओबीडियंस वाले में कि कोई हमसे बड़ा होता है पोजीशन में, पावर में, तो हम फिर उसकी बात मान लेते हैं। अब हमारा सीनियर, हमारे बॉस, हमारे पेरेंट्स हमें बोलेंगे कि आप ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ कर लो, या फिर ऐसे इस चीज़ को ऐसे भी सोच सकते हो, कर सकते हो, तो चांसेस है कि हम ज़्यादा मानें। तो एक हमारा वो पॉइंट हो गया। तो ये हमारे 6 प्रिंसिपल्स हो गए जो रॉबर्ट चियार्डिनी ने दिए थे फॉर परसुएशन, ठीक है। नाउ so now the final topic for today's class would be the elaboration likelihood model. So this model was given by Richard Petty and John Cassio. So this model was given by Petty and Cassio basically. So here we basically talk about कि कैसे किन तरीक़ों से एटीट्यूड चेंज होता है, किन किन तरीक़ों से, किन किन वजहों से। तो हम 2 रूट या 2 रास्ते देखेंगे जो उन्होंने दिए थे, एक तो सेंट्रल रूट है और एक पेरिफेरल रूट है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं हमारा सेंट्रल रूट। हमारा पहला है सेंट्रल रूट ऑफ परसुएशन, ठीक है। हमारा पहले हो गया सेंट्रल रूट। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं? सेंट्रल रूट में जो हमारा ऑडियंस होता है, जिसको हमें कन्विंस करना है, बेसिकली परसुएट करना है, उसका मोटिवेशन का लेवल हाई होता है। दे हैव हाई मोटिवेशन, सो दैट इज वन पॉइंट। We'll understand this better through an example, but first we'll discuss what all features, characteristics these people have, जो जिनको हमें persuade करना है। ये अगर उनमें ये फीचर्स होंगे तो और इजीली वो लोग persuade होंगे। तो बाय सेंट्रल रूट, दैट इज सेंट्रल रूट से persuade होने के लिए ये चीज़ें एक इंसान में होती हैं। तो
हमारा एक ये होता है कि जो ऑडियंस है वो हाईली मोटिवेटेड है, उसके बाद जो हमारा ऑडियंस है दैट इज केपेबल ऑफ से क्रिटिकली or rather capable of critical analysis. Okay, there is some cognitive processing. Cognitive processing of information. कि वो समझते हैं इंफॉर्मेशन को कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ. So they critically understand and analyze the situation. Finally, तो हाई मोटिवेशन, क्रिटिकल एनालिसिस एंड या सो जो द एटीट्यूड चेंज दैट हैपेंस is permanent, or if not permanent then resistant to change. So जो एटीट्यूड एक बार बन जाता है वो इजीली चेंज नहीं होता है, बिकॉज प्रॉपर आपने थोरो प्रोसेसिंग की है. आप एक तो हाईली मोटिवेटेड थे कुछ एक करने को, कोई एक चीज़ करने को, कुछ लेने को, जैसे खरीदने को, तो आपका मोटिवेशन था ऑलरेडी करने का. फिर आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हो, समझते हो क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और फिर आपका एटीट्यूड और जो चेंज होता है एक्चुअली इसके बाद, तो वो परमानेंट, या अगर हम नहीं बोले तो रादर इट इज़ रेजिस्टेंट टू चेंज, इजीली वो चेंज नहीं होता है. On the other hand, if we talk about the second one, that is our peripheral route of persuasion. तो अगर हम इसकी बात करें, here पहली चीज़ सबसे हमारे ऑडियंस जो है, जो लोग हैं, they have low motivation. We'll understand it through an example, I repeat, but let's first just discuss the structure of the phenomenon. So उनका मोटिवेशन लो होता है. सेकेंडली इसमें जैसे क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, इसमें बहुत इसमें ह्यूरिस्टिक्स का लेट्स से यूज होता है. We'll talk about what heuristics are later in detail, but heuristics are basically mental shortcuts जो हम यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बेसिकली. तो heuristics का यूज होता है जैसे लेट्स से बहुत इसमें सुपरफिशियल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है. सुपरफिशियल एज इन जैसे इसमें हम बहुत डीपली जाके क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, समझते हैं. इसमें हम ऊपर से देखते हैं कि लेट्स से हम कुछ ले रहे हैं तो कोई कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है जो हमें बेच रहा है सेल्स पर्सन, या फिर छोटे मोटे हमने फीचर्स देख लिए कि हाँ ये सही है, वो सही है, तो हमने ले लिया. हमने एनालाइज नहीं किया, या फिर कुछ हम अगर हमारा एटीट्यूड चेंज करना चाह रहे हैं तो क्यों करना है, नहीं करना है, नथिंग. तो हाँ ये दिया हुआ है, उसने बोला है कर दो. फाइनली सिमिलरली जो एटीट्यूड चेंज है यहाँ पे, एटीट्यूड चेंज इज बेसिकली टेम्परेरी. हमारा एटीट्यूड चेंज यहाँ पे टेम्परेरी होता है. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जांपल. फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि हमें डाइटिंग करना है, हमें अपना वेट लॉस करना है, तो हम ढूंढते हैं कि कैसे करें, ना करें, क्यों ज़रूरी है, ठीक है. या फिर वेट लॉस इन जनरल लेते हैं तो हम पढ़ते हैं कि क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर हम कोई सिंपल चीज़ की पानी क्यों पीना चाहिए. तो सब बोलते हैं एवरीबॉडी सेज ड्रिंक वाटर एवरीथिंग, बट व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी पार्ट्स को हाइड्रेट करता है और डिटॉक्सिफाई करता है. तो क्यों ज़रूरी है. हम ब्लड से पूरा, चलो आर्टिकल पूरा रिसर्च पेपर ना पढ़े, लेकिन कुछ आर्टिकल पढ़े, रिसर्च करें, समझें कि क्यों करना है. डाइट चेंज करना है तो क्यों करना है ना. अगर कोई भी हैबिट हम ले रहे हैं, पिकअप कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं. तो अगर हम पूरा रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, हम हाईली मोटिवेटेड तो हैं ही अपना लेट्स से वेट लॉस करने के लिए, बिकॉज वी वांट टू स्टे हेल्दी. तो हमारा मोटिवेशन है कि हमें हेल्दी रहना है, तो हमें वेट लॉस करना है. फिर हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर हमारा जो एटीट्यूड चेंज होता है वो रेजिस्टेंट टू चेंज होता है. नाउ पेरिफेरल रूट में हम हाईली मोटिवेटेड नहीं होते हैं. जैसे हम यही एग्जांपल ले लें, या फिर हम लेट्स से
फ़ोन खरीदने का एग्जांपल अगर लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल है वो, तो जैसे फिर हमें है कि बस हमें फ़ोन चाहिए, ठीक है, हमारा कोई मोटिवेशन नहीं है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, फीचर्स अच्छे होने चाहिए, कुछ नहीं, तो हम चाहते हैं हमें फ़ोन लेना है, तो हमारा बहुत हाई मोटिवेशन नहीं है कि हाँ थोड़ा एक्साइटेड है, बट ऐसा कुछ नहीं, यही पर्पस है कि इसीलिए लेना है, नथिंग। तो वैसे ही हम फिर ह्यूरिस्टिक्स पे जाते हैं कि फ़ोन सुंदर दिख रहा है, और जो कि लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, ऐसी चीज़ें फिर जो कि मैंने बोला सेल्स पर्सन इज अट्रैक्टिव, तो ये सब चीज़ें शॉप अच्छी दिख रही है, तो ये सब चीज़ें सुपरफिशियल हैं, ऊपर ऊपर से डेप्थ में नहीं जा रहे कि फीचर्स क्या हैं, उसकी कैमरा कैसा होगा और रैम रोम कैसा होगा, हमने कुछ नहीं देखा। उसके बाद जो उसका एटीट्यूड चेंज है, जो हमने ले लिया, तो वो चीज़ हमें बहुत दिन पसंद नहीं आएगी। एक्चुअली जो हमने फ़ोन ले लिया है, तो वो ऐसा नहीं है कि हमें वो पसंद आएगा या फिर बहुत टाइम चलेगा, तो हम बोर हो जाएंगे, हमें वो कि ये तो गलत ले लिया हमने, तो हमें बहुत रिग्रेट्स होंगे। फिर अगर हम टाइपिंग वाले ले लेते हैं, तो हम हाईली मोटिवेटेड नहीं है हमें कि हाँ बस पतला होना है, सब बोलते हैं, ठीक है, तो हम बहुत हाई मोटिवेशन है कि हेल्दी रहना है, या फिर एक सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ नहीं। तो फिर हम ह्यूरिस्टिक्स पे जाते हैं, हम देख लेते हैं कि लोग बोलते हैं ये करो, तो मैं वो कर लेती हूँ, क्यों करते हैं, उससे क्या बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, कुछ नहीं देखते हैं। फिर जो हमारा एटीट्यूड चेंज होता है वेट लॉस का, फिर वो ज़्यादा दिन रहता नहीं है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं रहता है, तो कुछ दिन में वी गिव अप इजीली। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू रिमेंबर दिस। सो विद दिस today's class is over. I really hope I could help you understand these concepts. These are some very important topics for our UGC NET from the unit 8. Now there are more topics, and there will be an entire series of that, and we'll keep uploading it accordingly on this channel itself, Sai Uni India. So do like, share and subscribe. So that is all for our class today. Thank you so much.